तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज काफी कम बच्चे आए हैं बट स्टार्ट तो करना ही है, ठीक है। तो आज हम सर्कुलर मोशन पढ़ने वाले हैं। सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन बेस्ड, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है, पहले ये बताओ क्या होता है मोशन अभी? जो चीज रेस्ट के अलावा मोशन करी, यस, जो चीज जो अपनी रेस्ट में ना पोजीशन हो। चेंज कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्चुअली मोशन तीन टाइप के होते हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, ऑक्सीलेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या था? M1D, जो हम M1D पढ़े थे। ट्रांसलेटरी मोशन है ये सिस्टम आपका, देखते हैं जरा ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहले, ट्रांसलेटरी मोशन, एवरी पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट हैज सेम वेलोसिटी। जैसे आप इसको देखोगे, साइकिल को, ये बंदा जा रहा है, इसके सिर की वेलोसिटी जो होगी, जो इसके सिर की वेलोसिटी होगी, इसकी सिर की वेलोसिटी होगी, वही इसके हाथ की वेलोसिटी होगी, वही इसके पैर की वेलोसिटी होगी, वही यहाँ की वेलोसिटी होगी, वही चेस्ट की वेलोसिटी होगी, या फिर पेट की वेलोसिटी होगी। और साइकिल की वेलोसिटी, साइकिल को भी अगर एक पूरे को एज ए सिस्टम मानूं, तो साइकिल के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। यानी कि पूरे सिस्टम की वेलोसिटी अगर सेम है, सेम वेलोसिटी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेटरी मोशन। आ रही बात समझ में? इससे ठीक है। अब देखो इसमें तो पूरे सिस्टम की सेम है। ऑक्सीलेटरी मोशन किसको बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन उसको बोलते हैं आप पीरियोडिक टू टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन। दिस इज द मेन वर्ड, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the same path about a fixed point is called oscillatory motion। जैसे आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम, आपने यस घड़ी, सर, कितने लोगों ने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है? यस सर। उसमें ऐसे पेंडुलम यस हिलता सर। रहता है, ऐसे हिलता रहता है पेंडुलम। वो क्या होती है आपकी? ऑक्सीलेटरी मोशन। उसका स्पेशल केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इनकी डिफरेंशिएशन देखनी है, तो ऑक्सीलेटरी मोशन पढ़िए, ठीक है। यस। अब ऑक्सीलेटरी मोशन के बाद में अपन देखो एक और टाइप का था, कौन सी टाइप का मोशन था? सर्कुलर रोटेशन मोशन, सर्कुलर। क्योंकि हमारा टॉपिक है। सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? सर्कुलर मोशन किसे बोलते हैं? कि वो मोशन, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। या फिर हम जब हम रोटेशन पढ़ेंगे, उसमें भी रोटेशन में और सर्कुलर मोशन दोनों चीजों का डिफरेंस उस टाइम में बताऊंगा। वैसे कि अगर आपका कोई पार्टिकल किसी एक पॉइंट के अबाउट किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर, किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे जैसे अर्थ। अर्थ, अर्थ। जैसे अर्थ अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ। जैसे हमारा मून जो है, चंदा मामा जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही है। उन मोशंस को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी दो टाइप की होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मोशन तीन टाइप की होती है आपकी: रेक्टिलिनियर मोशन, या ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं उसको, रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। दूसरा था ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटरी मोशन। तीसरा क्या था? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के भी दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या नाम बना? यूसीएम। इसको हम यूसीएम के नाम से जानते हैं। इसको किससे, किसके नाम से हम जानते हैं? नॉन यूसीएम। अब यूसीएम और नॉन यूसीएम क्या होता है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। यस और नो? यस। यस। अगर आप यस। किसी, हाँ, किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, किसी सर्कुलर पाथ में अगर आप घूम रहे हो, ऐसे घूम रहे हो, अगर उस टाइम पे आप
की स्पीड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ, circumference of a circle with constant speed, with constant speed। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोली है इसने, कांस्टेंट स्पीड बोली है, याद रखिएगा। क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है। अब वेलोसिटी क्यों नहीं होती भी कांस्टेंट, कोई बताएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों? सर वेक्टर फॉर्म थी, क्यों बेटा? क्योंकि वेलोसिटी यस, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी स्पीड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसलिए उसको स्पीड बोलते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर टाइम चेंज होती है। सर्कुलर पाथ होती है कि नहीं होती है? यस होती है कि नहीं? यस सर। मैं इसको घुमा रहा हूं, एक सेकेंड, क्या लूं? चल डाटा केबल ले लो। जैसे मान लो ये केबल आपको दिख रही है, मैं इसको ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा रहा हूं ऐसे करके, इसको वैसे सर्कुलर मोशन नहीं बोले, रोटेशन बोलेंगे। बट आप इसको मानो, इस केबल को मान लो कि है नहीं, इस ये वाला पाथ, ये जो ऐसे रोटेट कर रहा है, क्या ये अपनी इस वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन क्या हर सेकंड इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? हो रही कि नहीं हो रही है? यस सर। यस इसके सर। बारे में भी पढ़ेंगे कि डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है। आपके लिए क्वेश्चन आता है कभी कभी कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? यस, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, लेकिन क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? यस, हो सकती है। इन हो सकता रोटेशन, इन सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, लेकिन स्पीड उसकी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती, लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। ऐसा क्यों होगा ये हम आगे बताएंगे। बट अभी आप ये समझो कि सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं? जिनकी स्पीड कांस्टेंट होती है। एग्जांपल, रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, देख चुके हैं ये चीज, एग्जांपल जो मैंने बताया था आपको। है। यस सर। यस सर। अब हम देखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो, स्पीड हो या वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसमें क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्पीड। इसमें क्या कीवर्ड है? वेरिएबल स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे, किसी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल पे मूव कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट घूम रहा है, और वो वेरिएबल स्पीड से घूम रहा है। वेरिएबल स्पीड मतलब अभी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, 20 10 20 10 20 10 20 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके घूम रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन उसमें भी था, लेकिन इसमें दो टाइप के एक्सेलेरेशन होंगे। उन एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उन एक्सेलेरेशन की वजह से ही तो इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका यूज हमारा रोटेशन में आने वाला। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? सर गेंद मौत का व्हील। कुआं। अरे क्या बेटा? सर मौत का कुआं। हाँ, मौत का कुआं, मौत का कुआं क्वेश्चन करेंगे अभी हम। मौत के कुएं का क्वेश्चन करेंगे जिसमें फ्रिक्शन का यूज होगा। ओके मौत सर। का कुआं जो आप हाँ, उसका क्वेश्चन करेंगे हम। आप वो मोशन भी आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल सही बात बता रहे हो। जब स्टार्ट करते हैं इनिशियली कुछ और वेलोसिटी होती है, धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होता है। वेट नीचे की तरफ लगता है, फ्रिक्शन की वजह से इतना नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट कर देते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो नीचे की तरफ नहीं गिरते। ये चीज हम क्वेश्चन करेंगे, पहले इसके एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। उसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आपको एक्चुअली अभी, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि आपके मौत के कुएं के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, कोई भी आंसर नहीं करेगा, आप आंसर करोगे पोल में, पोल में आंसर करोगे। आंसर करो। The motion of the particle along the circumference of a circle with constant speed is called,
सबके आंसर आने चाहिए भाई, सबके, और सबके सही आने चाहिए। इतना इजी क्वेश्चन है ये तो। दस बच्चों के आंसर आए, दसों के सही है, बट 10 के ही क्यों आए भाई? 24 बच्चे हैं, अभी 10 ही बच्चों के आंसर आए हैं। बाकी लोग कहाँ गए भाई? 13 बच्चों के आंसर आ गए। अच्छी बात यह है कि सबके आंसर करेक्ट है। तो आपका आंसर आपको क्लियरली पता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, जो कि अभी हमने डेफिनेशन बताई थी। कांस्टेंट स्पीड है अगर मेरी सर्कुलर सर्कुलर पाथ में या सर्कमफ्रेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी कौन सी होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली यार सेकंड क्वेश्चन देखो। पोल लॉन्च कर रहा हूँ, पोल पोल पोल, जस्ट वेट फॉर पोल। लॉन्च हो चुका है पोल। मोशन ऑफ अ पार्टिकल along the circumference of a changing speed, या फिर बोले कांस्टेंट स्पीड, इज कॉल्ड। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कौन सा आंसर करेक्ट है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर कर दिए हैं, चार बच्चों ने गलत आंसर कर दिए, बट कोई नहीं, चलो। आपका आंसर इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चेंजिंग स्पीड है ना, चेंजिंग स्पीड बोलो, या इसको क्या बोल सकता हूँ? वेरिएबल स्पीड भी बोल सकता हूँ। वेरिएबल स्पीड भी तो बोल सकता हूँ। आपको कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पोल लॉन्च हो चुका है थर्ड क्वेश्चन के लिए। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को पोल शो ना हो रहा हो। कि 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, 15 में से 5 का गलत है, 10 का सही है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 5 लोगों का गलत है। आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में हो। हमारा जो साइकिल लेके जा रहा था वो बंदा, क्या वो कौन सी थी? ट्रांस कौन सी मोशन थी? ट्रांसलेटरी मोशन। कौन सी? ट्रांसलेटरी।
ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को ही तो लीनियर मोशन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में जब जा रहा था, ट्रांसलेटरी मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सब तीनों चीजें। अब हम आते हैं रेडियस वेक्टर। रेडियस के बारे में जानते हैं भाई, रेडियस क्या होती है। देखो, रेडियस को वेक्टर की फॉर्म में जानेंगे, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में क्यों जानेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी के बारे में जानना है, हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानना है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में जानना है। क्योंकि अब ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है ना, अभी रोटेट कर रहा है, लीनियरली नहीं चल रहा है। जो चीजें हम, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद हो, हमने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस एटी, पढ़ा था। यस सर। इसी तरह से सेम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी रोटरी मोशन के लिए यूज होंगी। तो हम पहले, सबसे पहले रेडियस वेक्टर जानते हैं। इन सर्कुलर मोशन द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। उसके सेंटर से, जिस पाथ पे, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट इस वाले पाथ पे घूम रहा है, इसके सेंटर से किसी भी इंस्टेंट पे इससे एक लाइन मिला दी जाए परपेंडिकुलर, ऐसे करके लाइन मिला दी जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। बात हुई समझ में, आई बात समझ में। मान लो पार्टिकल आपका यहाँ पे है, P1 पॉइंट बोल रहे हैं इसको, P1 पे है, तो हमारा ये आपका हो गया रेडियस वेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, R1। ठीक है। सिमिलरली हमारा पार्टिकल यहां पे चल के आ गया, नाउ पार्टिकल इज P2, P2 पे आ गया, तो देखो हमारा अब क्या रेडियस वेक्टर होगा, R2 मान लो, R2 हो गया। सिमिलरली हमारा 3 पे चला गया, हमारा कौन सा हो गया, P3 पे आ गया, तो रेडियस वेक्टर R3 हो गया। क्या तीनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, बताओ। नो सर। क्या तीनों इक्वल है एग्जैक्टली, कोई बताएगा मुझे, एग्जैक्टली इक्वल है तीनों। नो सर। यस यस सर। हाँ हाँ वरुण जरा बताओ बेटा, क्यों नहीं है बेटा वरुण। क्योंकि सर डायरेक्शन अलग है इनकी। डायरेक्शन अलग है, बिल्कुल सही बात बोली, वेल डन, वेल डन वरुण, वेल डन। क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मान लो मेरी R1 की वैल्यू 5 मीटर है, तो तीनों की वैल्यू तो 5 मीटर है, लेकिन तीनों का डायरेक्शन अलग है। आप देखोगे R1 की डायरेक्शन अलग है, R2 की डायरेक्शन अलग है, तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। तो हम तीनों को सेम नहीं बोल सकते, तीनों की क्या बोलेंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। आ रही बात समझ में। यस। देखो R1 वेक्टर मेरा ऐसे है, R2 वेक्टर ऐसे है, R3 वेक्टर ऐसे है, तो तीनों सेम कैसे हो जाएंगे भाई, तीनों सेम नहीं हो सकते। R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर तीनों इक्वल नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ R1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ R3 वेक्टर तीनों के सेम है, ये इक्वल होंगे। क्योंकि अगर R1 की वैल्यू मेरी, मान लो R1 वेक्टर की वैल्यू मेरी मैग्नीट्यूड में 2 मीटर है, तो R2 की भी 2 मीटर होगी, R3 की भी 2 मीटर होगी, ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तीनों की अलग। बोलो हवा लग रही है कि सब ऊपर होके निकल रही है, यस। यस सर यस लग सर। रही है। अभी समझ में आया क्यों अलग अलग है। यस सर यस सर। तो हम बोलेंगे कि मेरा तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर को मान लेते हैं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तीनों का सेम है R, लेकिन तीनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हमारे वेक्टर के फॉर्म में, ये देखो मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ये अलग है, इसलिए ये तीनों इक्वल नहीं है, ये तीनों अलग अलग हैं। इट इज आल्सो नोन एज पोजीशन वेक्टर। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट भाई, यूनिट अगर मीटर है तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर। मीटर की डायमेंशन क्या होगी, M0 L1 T0, होगी कि नहीं, यूनिट डायमेंशन यस चैप्टर सर। से। यस सर। हाँ ठीक है। यस। जरा फर्स्ट MCQ देखो, जल्दी बताओ आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन
सी C. Yes, option C is the correct answer. इसको बताओ, रेडियस वेक्टर इज आल्सो called Second. Position vector. position. पोजीशन Absolutely correct. Position vector. अब देखते हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? तो बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? Arc by radius. आर्क बाई रेडियस। मतलब कुछ, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। तो किसी एंगल पे Angle subtended object by की a moving particle at a fixed. angle ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो आप, बिल्कुल सही बात बोल रही है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि कितना एंगल चला। जैसे मान लो पहले ये था, अभी मेरा ये पोजीशन है, पहले ये थी, अब ये पोजीशन है, कितना एंगल चला, उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि मेरा पहला पोजीशन वेक्टर ये था, या फिर रेडियस वेक्टर ये था, दूसरा रेडियस वेक्टर यहाँ पे आ गया, तो मेरा ये क्या हो गया? R2 हो गया। मान लो एज पार्टिकल मूव A to B ट्रेसेस एन एंगल थीटा एंगल ट्रेस किया हमने। अब देखो, इन सर्कुलर मोशन द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो एंगल है, इसी को हम क्या बोलते हैं? थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना एंगल चला है, मान लो आपसे बोल दिया 10 मिनट में वो 70 डिग्री चल या 70 रेडियन चल, तो जितना रेडियन चला या जितना डिग्री चला है उसको क्या बोले? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। एंगुलर वेलोसिटी भी आगे आएगी। तो ये जो एस है, ये क्या है? ये आर्क की वैल्यू। आर्क, तो आर्क क्या होता है? आर रेडियस वेक्टर इंटू थीटा। या फिर बोले, हमने ये फॉर्मूला तो सबने पढ़ा होगा, जैसे एक बच्चे ने बताया भी था कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला बताया था कि थीटा इक्वल टू आर्क यानी कि एस अपॉन रेडियस। ये बताया था किसी बच्चे ने, आई थिंक बताया था किसी बच्चे ने, थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर। ये फॉर्मूला फॉर्म में चल लिखा हुआ भी है इसमें, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये पता चला हमें कि फॉर एवरी डिस्प्लेसमेंट, माना कि कुछ छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा एस हो रहा है, V2C आया, छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तुम्हारा डेल्टा थीटा इज अ स्मॉल एंगल ट्रेस बाय अ रेडियस वेक्टर, बहुत छोटा है, तो हमारा क्या करेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको डेल्टा एस इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, या फिर बोले इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको याद है हमने M1D में भी इंस्टेंटेनियस और एवरेज चीजें पढ़ी थी? यस सर M1D में पढ़ी थी, उसी तरह से इसमें भी हम इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज चीजें पढ़ेंगे। ये सेम टू सेम लमसम सेम टू सेम हमारा M1D से है, लमसम सेम टू सेम चीजें इसमें M1D से हैं। देखिएगा, तो हमारा डेल्टा एस वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा वेक्टर इंटू डेल्टा आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर। आर क्या है? हमारा रेडियस वेक्टर है। डेल्टा थीटा क्या है? ये वाला थीटा जो स्मॉल एंगल डिस्प्लेस हुआ था, और डेल्टा एस हुआ है जो स्मॉल आर्क जितना चला। ऐसा ही यूनिट ऑफ रेडियस वेक्टर क्या होती है? सॉरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन होती है। अच्छा, रेडियन की कोई यूनिट नहीं होती थी, वो सॉरी डायमेंशन नहीं होती थी। यूनिट एंड डायमेंशन में आपको याद हो तो हमारी सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, एक तो थी फंडामेंटल, एक डिराइव्ड, एक सप्लीमेंट्री, तीन तरह की यूनिट थी। यस सर उसमें हमारा रेडियन और स्टेरेडियन, जिसमें रेडियन था उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं थी। आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि ऐसी कौन सी यूनिट होती है जिसकी यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती? क्या होती थी? रेडियन। एंगल की यूनिट जो रेडियन होती है उसकी यूनिट तो होती है रेडियन, लेकिन डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होती है। अगर डायमेंशन लेस है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? M0 L0 T0। बोलो, कोई दुविधा किसी को? नो सर तो सर सर हाँ बेटा बताओ। सर जो पीछे आपने डेल्टा एस वेक्टर वाला बताया वो फिर से बता दो एक बार। ओके,
डेल्टा एस वेक्टर वाला, ये वाला ना ये- है बेटा। यस सर। देखो हमें ये टोटल एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल एंगल निकालने के लिए यहां से, सॉरी टोटल ये आर्क निकालने के लिए एस इक्वल टू क्या है मेरा, आर इंटू थीटा है कि नहीं है बताओ, यस है कि नहीं ये यस फॉर्मूला। सर। मुझे ये छोटा वाला एंगल निकाल, माना कि किसी छोटे से स्मॉल स्मॉल सेकंड में, माना 0.1 सेकंड में हमारा डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डेल्टा थीटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा एंगल का, तो यहाँ पे आर्क का भी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कि नहीं, यस बोलो। यस सर। तो हमारा इसको वेक्टर फॉर्म में निकालने क्या करेंगे, डेल्टा एस थीटा एस वेक्टर इक्वल टू डेल्टा थीटा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर तो कांस्टेंट है ना भाई, आर तो यहां पे आर था, मान लो ये वाला है हमारा आर वेक्टर। और देखो जब छोटा सा चेंज करते हैं, ये ऐसे चेंज है, ऐसे चेंज है, तो आप लमसम जो आर वेक्टर यहां पे होगा वही आर वेक्टर यहां पे होगा, लमसम, क्योंकि ये डेल्टा थीटा जो है ना बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब होता है क्लोज टू जीरो, टेंस टू जीरो। डेल्टा थीटा क्या है, टेंस टू जीरो है, तब ये कंडीशन लगेगी। क्लियर है बेटा। यस बच्चों सर। मुझे आप एक बार अभी आप ज्वाइन किए हो गया बेटा, ऐसा लग रहा है मेरे को। क्या नाम था बेटा आपका, एक बार बोल बताओगे। नो सर। हिम्मत सिंह, आप तो पहले से आते हो। सर पहले से हूँ। हम्म? हाँ बट की आवाज बहुत टाइम बाद सुनने को मिली है आपकी आवाज बहुत टाइम बाद सुनने को मिली है। ठीक है चलो, कोई ना, बीच में मिस देर हो आए गई दुरुस्त थी। आए। क्या हो गया बेटा। सर बीच में मिस हो गई थी क्लास 1-2। हाँ हाँ वही ना, मतलब ठीक है। M0 L0 T0 हमारी इसकी डायमेंशन रही। अब इसकी डायरेक्शन कैसे, देखो हमारा अगर कोई क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी कि नहीं होगी। जब किन्हीं दो वेक्टर्स को, आपको याद हो वेक्टर्स में जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, ए क्रॉस बी जैसे बताया था, ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या था, ए बी ए बी साइन बोलो थीटा साइन थीटा। आपको मैंने बताया था क्रॉस, क्रॉस में सी आता है, सी की क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, तो सी यहाँ पे कॉस यहाँ पे नहीं आएगा, साइन आएगा। तो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा आता था। और अगर इसको हम सॉल्व करते थे वैसे फॉर्म में, कैसे, वेक्टर के फॉर्म में ही अगर हमें चाहिए तो हम कैसे करते थे, आई कैप जे कैप के कैप करते थे कि नहीं। यस सर यस सर तो हमारा जो आंसर आता था वो वेक्टर फॉर्म में भी आता था, एक्स आई कैप मान लो आया, वाई जे कैप मान लो आया, जेड के कैप आया। तो इस वेक्टर की भी तो कोई डायरेक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी डायरेक्शन, यस सर होगी ना। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी की राइट हैंड थंब रूल से निकालते थे कि नहीं। अब जरा उसकी डायरेक्शन देखने वाले हम राइट हैंड रूल से। देखो माना कि आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, ऐसे करके, तो आप क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में आपका पार्टिकल घूम रहा है उस डायरेक्शन क्या करोगे, उंगलियों को घुमाओ, सेम डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाओ। देखो मेरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, मेरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो मैं उंगलियों को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ही ना घूम रहा है पार्टिकल, देखो ऐसे, मतलब इधर से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैंने उंगलियां ऐसे घुमाई, उंगलियां ऐसे घुमाई, तो अंगूठा किधर है, ऊपर की तरफ है कि नहीं है, बोलो। यस सर तो शो नहीं हो रहा है उंगलियों को हमें जिस डायरेक्शन पार्टिकल रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में घुमाते हैं, तो हमारा जो अंगूठा है वो डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और जब हमारे दोनों वेक्टर अलग अलग दिए हों, मान लो मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, तो मान लो ए क्रॉस ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर पर उसको रखूंगा, ए वेक्टर पर बी वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को कर्ल करूंगा, तो मेरा जो अंगूठा था वो क्या बताता था, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता।
भूल गए सब? No, sir. हमने सारी चीजें कई बार बताई है मैंने आपको, और मैंने आपको जब वेक्टर पढ़ाया था उस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट करवाया था, क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत अच्छे से बताया। Yes, sir. अगर आपको नहीं समझ में आया हो, मतलब अगर वो रिवाइज करना हो, तो वेक्टर वाला टॉपिक जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट देखिएगा, यूट्यूब पे जाके मिल जाएगी वीडियो आपको। ठीक है, Yes. बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा है। डेल्टा थीटा क्या है, ये डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन वेक्टर बोलेंगे। आ रही बात समझ में? अब हम Yes, देखने sir. वाले हैं क्या, अगर मान लो अपोजिट अभी तो ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव, अभी कैसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे, अब ऐसे मूव करने लग जाए तो, ऐसे मतलब ऐसे, ऐसे मूव कर रहा है, तो देखो मेरा अंगूठा की तरह है, नीचे की तरफ है। उंगलियों को अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो अंगूठा मेरा नीचे की तरफ है, तो डायरेक्शन वेक्टर किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं? Yes, sir. अगर मेरा पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो मेरा डायरेक्शन वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, सिंपल। अब जरा क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, और पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल पोल पोल, जस्ट वेट। पोल लॉन्च हो चुका है, जरा पोल पर आंसर करो बेटा। The direction of angular displacement is given by, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, ये सारे रूल्स बताए थे कि हम डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कैसे निकाल सकते हैं। आप राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड थंब रूल से, तीनों से निकाल सकते हो। इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? डी Option D. इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपको 11 जो हमारा वेक्टर में पढ़ाया था वो याद होता, तब आप सभी लोग सही आंसर करते। तो 3 बच्चों का आंसर करेक्ट है, 13 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर किया, ओनली 3 बच्चों का करेक्ट है। क्योंकि अभी हमें क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के सारे रूल्स तो नहीं बता सकता ना, जिस टाइम पे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था उस टाइम पे सारे रूल्स बताए थे आपको। ये सर नो? Yes. Yes, sir. सर हमें तो कुछ याद ही नहीं, हम तो गजनी है, हमें तो कुछ याद ही नहीं रहता। क्यों गजनी? गजनी अपने ऊपर हंस भी रहे हंसी भी आ रही है। ठीक है, चलो कोई ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको करो, इसको बताओ जरा, मुझे वैसे ही बताओ, तो हैंड रेज करो जरा, हैंड रेज। फॉर सर्कुलर मोशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज एंगल ट्रेस्ड बाई, हैंड रेज कर दो, मैं ऐसे ही पूछूंगा क्वेश्चन आंसर। किसको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? पुनीत? सर बी। ठीक है, हाँ, वरुण? So option C. किशोर? Sir, option C. संतोष? Sir, C. हिम्मत? ऑप्शन सी। द करेक्ट ऑप्शन इज बी।
For a circular motion, the angular displacement is traced, angle traced by रेडियस वेक्टर इनफाइनाइट टाइम। भाई इनफाइनाइट टाइम में कैसे कर सकते हो? आप अभी बोल दिए कि मेरा यहां से एंगल चलना है और आप सो गए। इनफाइनाइट टाइम का मतलब समझते हो? कभी ना एंड होने वाला। आप हो, आपके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, तब भी इनफाइनाइट टाइम कभी खत्म हो सकता है क्या? बोलो, No. इनफाइनाइट टाइम कभी खत्म नहीं होगा। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि रेडियस वेक्टर इन इनफाइनाइट टाइम? आ रही बात समझ में? Yes, sir. इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जरा ये देखो, यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? जल्दी बताओ, बिना हैंड रेस किए बता दो। रेडियन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो जरा फास्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Second. D. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Option हाँ, option D. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन सी आपका किसके लिए था? आर्क का डायमेंशन था, आर्क का, जो कि मीटर में थी। इसका नहीं होगा, रेडियन। ठीक है, अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हम काफी देर से क्या बेटा? किसी को डाउट है क्या? ओके, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ो। आपको याद हो हमने लीनियर वेलोसिटी भी पढ़ी थी कि नहीं? Yes. जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उससे पहले। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी कि कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। माना कि कोई पार्टिकल पहले यहां पे था, ए पॉइंट पे, एंगल था मेरा, मान लो यहां से बी पॉइंट पे चला गया, यहां से θ1 एंगल डिस्प्लेस हुआ और t1 टाइम में हुआ। माना कि t1 टाइम में डिस्प्लेस हुआ है, t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और फिर मान लो कि बी से सी तक गया, बी से सी तक गया, और ये हमारा टोटल θ2 कितने टाइम में हुआ है? टी टाइम में हुआ है। टोटल θ2 टी टाइम में हुआ है। तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? θ2 माइनस की θ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस की t1 इक्वल टू डेल्टा थीटा बोल सकते हैं अपॉन डेल्टा टी। मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। या फिर मैं बोलूं कि अगर मैं θ1 को छोड़ दूं, मैं बोलूं कि ए से सी तक की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो θ2 डिवाइडेड बाई टी बोल सकते हो। आपको याद है हम लीनियर वेलोसिटी बोलते थे, लीनियर वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते थे? R1 R2 वेक्टर, ये क्या था हमारा? R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई T2 माइनस के T1 इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर किया था, याद है? Yes, sir. जब हमने क्या पढ़ा था? M1D पढ़ा था। सेम टू सेम यहाँ पे थीटा के लिए कर रहे हैं, सॉरी ओमेगा के लिए कर रहे हैं, सेम टू सेम ओमेगा के लिए कर रहे हैं, ओमेगा के लिए कर रहे हैं। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बेटा? ये बताओ पहले एंगुलर वेलोसिटी की, इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर। देखो थीटा की यूनिट क्या होगी? रेडियन, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। होगी कि नहीं Yes, sir. बच्चों? Yes, sir. कितने टाइम में कितना एंगल चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड, लिखा हुआ है यहाँ। और डायमेंशन क्या होती है? रेडियन की यूनिट, भाई इसकी ये तो डायमेंशन लेस है, रेडियन तो डायमेंशन लेस है। सेकंड की होगी तो t-1, बस mg रहेगी तो t-1। इफ द पार्टिकल हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, टाइम इंटरवल डेल्टा टी है,
वही वाली बात आ गई, कौन सी? एवरेज और इंस्टेंटेनियस की। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम क्या निकालने वाले? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। आपको याद हो जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होता था तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। यानी कि जैसे आपको याद हो हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते थे? डी एक्स बाई डी टी लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? फेमस। सेम टू सेम, सिमिलरली इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन में ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई डी। आ रही बात समझ में? यस हाँ सर रिपीट कर दो लास्ट अब वाला, देखो क्या बेटा? रिपीट करना लास्ट वाला। ठीक है, देखो जैसे हमने m1d में मोशन इन वन डायमेंशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी कि किसी छोटे टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो छोटा टाइम इंटरवल कितना है। जब मान लो 0.1 सेकेंड, 0.001 सेकेंड। मैंने उस टाइम पे भी आपको एग्जांपल बताया था, आगरा से हिमाचल की दूरी मान लो 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर जाने में आपको 5 घंटे लगते हैं, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? 100 किलोमीटर पर आवर। क्या आप पूरे रास्ते 100 किलोमीटर पर आवर से गए थे? नो सर। सर कभी नहीं गए होंगे भाई। रास्ते में हो सकता है जाम आया होगा, टोल टैक्स भी आया होगा, तो आपकी गाड़ी क्या हो सकता है? कभी कभी 120 पे भी होगी, कभी 130 पे भी होगी, कभी हो सकता है 150 की पे होगी। तो एग्जैक्ट स्पीड जानने के लिए हम कहां पे गई? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या है कि जो 5 घंटे लगे थे उसमें मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं 1 घंटे 20 मिनट 22.5 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी क्या थी। उस वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। सारी बात समझ में? यस सर। यस सर। तो वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिस टाइम में, जिस 0.1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, वो इंस्टेंट कितना टाइम का था, उन दोनों का डिवाइड कर दे तो हमारी आ जाती थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर में। सेम टू सेम हमारी एंगुलर में होती है कि कितने टाइम में कितना छोटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। मान लो हमारा छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डी थीटा का, वो छोटा सा टाइम था dt, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअली में ये कौन सी होती है? इंस्टेंटेनियस होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। और वो पहले निकाली थी अभी एवरेज निकाली थी, θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस की t1, वो कौन सी थी? एवरेज थी। आ रही बात समझ में? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अब हम आते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। भाई एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। भाई एक्सीलरेशन लीनियर में क्या था? एंगुलर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या थी? नॉर्मल एक्सीलरेशन था, जो हमारा लीनियर एक्सीलरेशन होता है। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जब हम m1d में पढ़े थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन जो होता था, एक्सीलरेशन डिवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था एक्सीलरेशन। यहां पे क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा। आपको ये जो सर्कुलर मोशन है वो सेम टू सेम है हमारा लीनियर वेलोसिटी के, बस लीनियर वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया गया है सर्कुलर में। टर्मिनोलॉजी सेम है, क्वेश्चन भी सेम होंगे, और आपका क्या होगा? फॉर्मूले भी सेम होंगे। जैसे हमारा वहां पे होता था थीटा, वहां पे एस होता था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या होगा? थीटा होगा। वहां पे हमारा लीनियर वेलोसिटी होता था वी, यहाँ पे होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। वहां पे होता था एंगुलर एक्सीलरेशन ए, यहाँ पे होगा हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। सेम टू सेम होगा हमारा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। ये पार्टिकल मान लो पहले ए से बी तक गया, मान लो एंगुलर वेलोसिटी थी पहले ओमेगा 1, फिर जब दूसरा बी से सी तक गया ओमेगा 2। तो ये जिस रेट से चेंज कर रहा है वेलोसिटी को, उस रेट को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई टी। ये कौन सा है? एवरेज एक्सीलरेशन है।
ये बात और ध्यान रखना। ये कौन सा है? एवरेज एक्सेलरेशन। आपको याद हो उसका इंटरव्यू हमने पढ़ा था, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जब हमने M1D पढ़ा था, याद है? सब कुछ उड़ गया मुझे लग रहा है, उड़ गया क्या सब कुछ? M1D वाला उड़ गया सब कुछ? क्या याद है कुछ? सर टेस्ट हो रहे हैं तो टेस्ट के लिए तो पढ़ते होगे, टेस्ट के लिए पढ़ते होगे तो याद होना चाहिए था वैसे कुछ। यस सर। तो आप देखोगे यहां से हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाली, उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसका रेडियन, वो क्या होता है यूनिट, रेडियन पर सेकंड उसका है। डायमेंशन, रेडियन की कोई डायमेंशन होती नहीं है, सिर्फ सेकंड स्क्वायर की होगी तो t-2। उसके बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज बाय अमाउंट। मान लो अब निकालने हैं कौन सा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा मतलब बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बहुत छोटा, क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। आपको याद हो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता था? डी वी बाई डी टी होता था कि नहीं होता था बताओ? हाँ, सेम टू सेम Yes, हमारा sir. क्या है यहाँ पे? अल्फा इक्वल टू क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे हमारा वहां पे था वैसे ही यहाँ पे, सेम टू सेम। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो जरा, इफ ओमेगा इंक्रीजेस विद टाइम द अल्फा इज इन द सेम डायरेक्शन। If omega increases with time, the alpha is in direction of omega. भाई जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ओमेगा की ही डायरेक्शन में होगा। जैसे हमारा वेलोसिटी था, वेलोसिटी इंक्रीज करता था तो हमारा सेम डायरेक्शन में होता था एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी डिक्रीज करता था तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था। सेम टू सेम इसमें भी होगा। अगर मेरा ओमेगा सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो ओमेगा की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली उसके अगर अपोजिट होने लग गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओमेगा की डायरेक्शन मान लो अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर आएगी? डाउनवर्ड आ जाएगी, क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन स्पीड डिक्रीज हो रही है, फाइनल स्पीड मेरी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जो इनिशियल स्पीड को अगर डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन, तो भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी ना, तभी ना डिक्रीज होगी स्पीड, एंगुलर स्पीड। बोलो। इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटरी मोशन। अब आते हैं मेन चीज, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटरी मोशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों पढ़ रहे हैं भाई? टाइम क्या हो गया? ओहो, एक काम करें, क्या इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, इसको नहीं करवाते आज। इक्वेशन ऑफ मोशन को छोड़ते हैं कल के लिए, कि मैं इसको एनालॉजी से करवाऊंगा आपको, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फ्रॉम टुमारो। इसको हम कल से करेंगे। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप M1D रिवाइज करो। जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मैं आपको M1D से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखिएगा M1D से, क्योंकि आपकी M1D बिल्कुल भी रिवाइज नहीं, आप मुझे पता चल रहा है इससे। तो चाहता आपको M1D रिवाइज होगी तो हो जाएगा काम हमारा, लेकिन आपको M1D रिवाइज नहीं है, पक्का बता रहा हूँ, ये मुझे पक्का पता है। आपको M1D मोशन इन वन डायमेंशन रिवाइज नहीं है, तो उसको रिवाइज करके आना है। इसीलिए आपको वो रिवाइज नहीं है, इसलिए वो ये छुड़वा रहा हूं आपका कल नेक्स्ट क्लास के लिए। अदरवाइज ये कंप्लीट आज ही होना था, कोई ना, बट आपको समझ आना चाहिए, इसलिए छुड़वा रहा हूं। क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो सिमिट्री है हमारा लीनियर मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन नॉर्मल वाली होती थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सेम टू सेम क्वेश्चन इक्वेशन इसकी, अगर वो याद है आपको तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्चुअली। इसीलिए आप उनको पहले पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर।
ओके, फिर देन मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। यस सर। और Good night, पढ़ sir. के Bye, आइएगा, sir. उसको ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि उसको पढ़ के आना है, इक्वेशन ऑफ मोशन को रिवाइज करके आना है बेटा, तभी समझ में आएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और इसीलिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये समझ लो, सर्कुलर मोशन की 1 मिनट में समझ में आ जाएगी अगर वो याद होगी तो सारी इक्वेशंस, ठीक है। Thank you. Good night, sir. Bye, sir. Good वेरी गुड night, नाइट, sir. बाय। Okay, sir. वेरी गुड नाइट, बाय। Good night. Bye.